ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं गांव की, सरकार की, और आज परिणाम आ रहे हैं 6 जिलों के पंचायत समितियों के परिणाम जो हैं वो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। कई जगहों के रुझान हैं और रुझान जो हैं वो परिणाम में परिवर्तित होने लगे हैं। अब तक 78 पंचायत समितियों के जो परिणाम आए हैं, 20 पर बीजेपी जीती है। कांग्रेस बेहतर करती हुई दिख रही है। 42 सीटों पर जीत अभी तक कांग्रेस ने हासिल की है और 20 पर निर्दलियों का अभी तक कब्जा हुआ है। तो यह स्थिति है। आरएलपी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो अभी तक 78 पंचायत समितियों के जो परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस काफी बेहतर करती हुई दिख रही है। तो लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं कि क्या स्थिति आज है, जो परिणाम सामने आ रहे हैं। और आपको बताएं कि 3 चरणों में वोटिंग हुई थी 6 जिलों में और उसके परिणाम जो हैं वो आज आ रहे हैं। सुबह 9 बजे काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, वो पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ गेस्ट पैनल में मुकेश जी पहले ही से जुड़े हुए हैं, साथ ही महिपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 और खास मेहमान हैं। अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और सुभदेश जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सुभदेश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। महिपाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि ब्रेक पर से लौटूंगा तो एक इंटरेस्टिंग सवाल है वो आपसे पूछूंगा। वही चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने देखा है 20 से 25 साल पहले की चीजें जब मैं पढ़ता हूं, जानता हूं, तो उसमें यह चीज होता था कि जो पार्टी हारती थी वो स्वीकार करती थी कि हां कुछ कमियां रहीं, हम हार स्वीकार करते हैं, और जो पार्टी जीती है हम उसको बधाई देते हैं। आज के डेट में यह स्थिति है कि चुनाव हारते ही पार्टियां शुरू कर देती हैं कि चुनाव में ऐसे धांधली हुई, चुनाव में वैसे धांधली हुई, हमारे साथ ये किया गया, सत्ताधारी पार्टी ने वो किया। वो चीजें जो आज से 20-25 साल पहले थी वो कहां खत्म हो गई? मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति करने वाले लोग चाहे किसी भी पार्टी से संबंध क्यों ना रखते हो, अब ये चीजें तो सारी अभी नहीं तो 2 घंटे बाद क्लियर हो जाएंगी। आपसे पहले मैं आसिफ जी के साथ भी डिबेट में बैठा था, मैंने आसिफ जी को भी ये बताया था। रही बात 1537 के परिणाम आने हैं और अभी 78 पंचायत समितियों के परिणाम आए हैं। 199 जिला परिषद सदस्यों के परिणाम आने और उसकी भी काउंटिंग भी शुरू नहीं हुई है। तो ये बात तो बहुत जल्दबाजी होगी ना कि कौन हारा और कौन जीता है। हम पर बात ये कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कहां है इसमें। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा है। पहला चुनाव है, नतीजे जो भी आएंगे हमारे बहुत ज्यादा उत्साहजनक नतीजे आएंगे तो भी हम लोग बैठ के एनालिसिस करके सुधार करने का काम करेंगे कि और बेहतर क्या कर सकते हैं। नहीं तो चुनाव प्रक्रिया पे ही सवाल क्यों नहीं आएंगे तो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमें क्या सुधार प्रक्रिया पे ही सवाल क्यों उठने लगते हैं? इसलिए उठते हैं सर कि पीपाड़ पंचायत समिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत मजबूती से वहां चुनाव लड़ रही थी। वहां हमारे सिंबल वहां के एसडीएम द्वारा एक्सेप्ट नहीं करना इस बात की ओर इंगित करता है कि कहां से उसका इशारा मिला। आप कोर्ट जाएं, कोर्ट के दरवाजे तो खुले। हम कोर्ट भी जा रहे हैं, मैं ये जा रहे हैं सर, अभी तक क्यों नहीं गए? चुनाव खत्म हो गया, कोर्ट गई है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोर्ट गई है। तो कोर्ट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोर्ट भी गई है, चुनाव आयोग भी गई है, राज्यपाल के पास भी गई है, और जितने जो प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग हमारी कंप्लेंट कर सकते हैं वो हमने की है। चलिए, ठीक बात है ये कि उसका न्याय कोर्ट के द्वारा कैसे मिलेगा और चुनाव आयोग के द्वारा कैसे मिलेगा, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उसका इंतजार कर रही थी। अब तो चलो खैर चुनाव ही हो गए। ठीक है महिपाल जी, मैं आपके पास फिर से आता हूं। अब सुभदेश जी, अभी तक के जो परिणाम आए हैं उसमें तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले दिख रही है, पार्टी की तैयारी और मिठाइयां बंटनी शुरू। देखिए, ये जो चुनाव नतीजे हैं, ये चुनाव नतीजे सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य के ऊपर जो राजस्थान की जनता, या यूं कहें कि जो गांव की जो जनता है, उन्होंने एक बहुत बड़ी मोहर लगाई है। क्योंकि हम हमेशा सदैव जो राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे माननीय जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम केवल विकास की राजनीति करते हैं
और विकास की राजनीति का जो प्रारंभ होता है वो ग्राम पंचायतों से होता है, अर्थात उस व्यक्ति से होता है, उस स्तर से होता है जहां से भारत देश और या यूं कहें कि राष्ट्र राज्य का निर्माण होता है। अर्थात हम गांव के उस प्रत्येक वर्ग के, हर घर के, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं और वो विकास का कार्य हमने वहां तक पहुंचाया जो आज नतीजे आपके सामने विदित है। ये नतीजे पूर्व में भी थे, हमें पता था कि जिस तरीके से कार्य किया गया, जो कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से पूरा मैनेजमेंट किया गया, जिस तरीके से कोरोना काल रहते हुए भी विकास की गंगा गांव में और शहरों की ओर बहाई गई है, ये उसका परिणाम है। हम जयपुर की राजधानी में बैठे हुए हैं, झोटवाड़ा पंचायत को आप देखिए, लेकिन सुखदेश जी आप थोड़ा सा विलंब से जुड़े हैं, वो नतीजे सुखदेश जी बात का गवाह है, वो इस बात का परिणाम दे रहे हैं कि जो भी कार्य किए गए ठीक है सुखदेश जी, सुखदेश जी मुश्किल से मौका मिला, सुखदेश जी को बोलने दीजिए ना। सुखदेश जी जरा सा विलंब से आप जुड़े हैं, उससे पहले बीजेपी आरएलपी भाई मौका तो लगातार 5 साल से मिल ही रहा है। ठीक सुखदेश जी का जो प्रेम है वो सदैव कांग्रेस के प्रति रहता है। सर मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए सुखदेश जी, अभी थोड़ा विलंब से आप जुड़े, उससे पहले आपके ऊपर बीजेपी की तरफ से, आरएलपी की तरफ से आरोप ये लग चुके हैं कि ये चुनाव के जो अभी तक के जो परिणाम आए हैं वो ये दर्शा रहा है कि सत्ता पक्ष ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये परिणाम लाए हैं, काम का कोई नहीं है। देखिए ये तो जब वो बात आती है कि जब जनता ने अपना सब कुछ यहाँ पे सिद्ध कर दिया, उन्होंने बता दिया कि परिणाम क्या है, जनता ने ये कह दिया कि हमने जो वोट दिया था वो विकास के नाम पे दिया था। अब रही बात है इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाना, मैं तो ये भाजपाइयों की तो शुरू से आदत है, अब उसमें बेनीवाल जी के भी लोग भी शामिल हो गए तो उसमें क्या कर सकते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप लगाना। और ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ये लोग जिन्होंने पूरे देश के अंदर विगत 10 सालों से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं। ये लोग जो विधायकों को खरीद करके सरकार गिनाते हैं, ये आज ये बात करते हैं। आज जब राजस्थान की जनता ने, अर्थात इन गांवों की जनता ने गहलोत सरकार के द्वारा किए गए कार्य, उनके चलिए परिणाम कम से कम ये बता रहे हैं जो आप कह रहे हैं। ठीक है सुखदेश जी, मैं आपके पास फिर आता हूं, लेकिन अब मैं अवधेश जी आपसे एक चीज समझना चाहूंगा कि देखिए जो भी परिणाम है, जो भी रुझान है, उसके बारे में मैं आपसे बाद में समझूंगा, लेकिन उससे पहले जो चर्चा हो रही है चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल क्यों हमेशा उठने लगते हैं। जो पार्टी हारती है वो सहर्ष स्वीकार करने से पहले चुनाव की प्रक्रिया पर ही बहुत सारे सवाल उठा देती है, तो लोगों का तो चुनाव पर से ही भरोसा उठ जाएगा अगर ये स्थिति रही तो। अभिषेक जी देखिए, जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनके कुछ फिक्स आंसर हैं। ये सिचुएशन आएगी तो ये आंसर देना है, ये सिचुएशन आएगी तो ये आंसर देना है। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज की अदला बदली होती रहती है, आंसर वही रहते हैं। जैसे आपने देखा पहला जो दौर था जो 21 जिलों में हुआ था पंचायत चुनाव का, उसमें बीजेपी ने जो अप्रत्याशित सफलता हासिल की थी, बीजेपी ने तब नहीं कहा कि सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया, तब बीजेपी ने कहा कि नहीं देखिए तो सरकार कोई काम नहीं कर रही, हम जो लगातार बोलते हैं वैसा ही लोगों ने जनमत यहां पर दिया है। तब आपने वहां पर ये उत्तर दे दिया। तब कांग्रेस ने ये कहा कि इस हार का कारण ये है कि जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो स्थानीय परिस्थितियों पर होते हैं, सरकार के कामकाज पर ये लोगों की राय नहीं है। सरकार का कामकाज तो अच्छा है और लोगों की जो राय है पंचायत चुनाव के बारे में वो स्थानीय परिस्थितियों को लेके है। तो परिस्थितियों के हिसाब से उत्तर राजनीतिक दल अपना बदलते रहते हैं। लेकिन जो पूरी की पूरी जो आपने सवाल भी पूछा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इस तरह के रटे रटाए उत्तर देना ठीक नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल जब जीतता है तो जो विपक्षी दल हारता है दूसरा, उसको अपनी हार को, और जो राजनीतिक दल जीता है उसे अपनी जीत को स्वीकार करना चाहिए। यही लोकतंत्र है, क्योंकि जो लोगों ने जनादेश दिया है उसका आप सम्मान कीजिए, चाहे वो किसी भी पक्ष में है, दोनों पक्षों को उसका सम्मान करना चाहिए और ऐसी वजह नहीं बतानी चाहिए जो हकीकत से दूर है। नहीं तो अवधेश जी, इसी में आप जो भी है
बातें आप अपनी रखिए, बुराई कीजिए, अच्छाई कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जो वो प्रक्रिया होती है, एक वोटर जब वोट डालने के लिए पहुंचता है वोटिंग सेंटर पे, तो बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी उम्मीदों को लेकर के वहां पहुंचता है अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए कि ये हमारे लिए काम करेगा। जब इस तरीके से अगर राजनीतिक पार्टियां सवाल उठाएंगे कि वहां पे सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, वहां पे निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये सारी चीजें अगर जनता सुनेगी तो फिर वोट डालने के लिए जाएगी ही क्यों? उसे तो लगेगा कि भाई सब फिक्स ही है, क्या टेंशन है, वोट मत डालो, छोड़ दो। वो प्रक्रिया पे तो कम से कम सवाल मत उठाइए। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए जब लगातार इस तरह की बातें कही जाती हैं, निश्चित रूप से जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है चुनाव की, वो शक के दायरे में आती है। लोगों का शक भी इस पर बढ़ता जाता है, लोगों का संदेह भी इस पर बढ़ता जाता है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो पारदर्शी है, उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब राजनीतिक दल लगातार इस बात को दोहराएंगे, कौन से राजनीतिक दल जो हार जाते हैं, जिनको जनता ने नकार दिया है एक तरह से, वो इस प्रक्रिया पर सवाल उठाएंगे, और यही राजनीतिक दल जब चुनाव जीत जाते हैं तब उस प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाते हैं। भाई सरकार तो यहां पर यही है ना, पिछले 2018 से पिछला पंचायत चुनाव का दौर भी इस सरकार के दौर में हुआ था, ये वाला भी इस दौर में हुआ है। तो जब पिछली बार परिणाम आपके अनुकूल आए थे, तब आपने नहीं कहा था कि ये प्रक्रिया संदेहास्पद है, सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया है, चुनाव आयोग ने ठीक ढंग से काम नहीं किया है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। जब परिणाम आपके प्रतिकूल आते हैं तो आप इस तरह की चीजें कहते हैं। तो इस तरह के जब आप बातें करते हैं, जो तो कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, जिस पर पूरा हमारा ये चुनावी प्रक्रिया टिकी हुई है, पूरा लोकतांत्रिक ढांचा टिका हुआ है, वो सवालों के दायरे में आ जाती है, लोगों का संदेह उसमें बढ़ने लगता है। तो आप ऐसा करके लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, मजबूत नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से। बिल्कुल, और ये संदेह आना ही नहीं चाहिए, किसी के भी जहन में आना ही नहीं चाहिए। और खास करके पॉलिटिकल पार्टीज अगर इसको संदेह के घेरे में लेती भी हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि जनता पे इसका क्या असर पड़ेगा। मुकेश जी, यही मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। आप देखिए, आप कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं आप, लेकिन जो प्रक्रिया होती है, जो हम पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम उस प्रक्रिया पे तो कम से कम सवाल ना उठाएं। पूरी जो मैंने आरोप लगाए वो पूरी बात एक बार आपको तथ्यों के सहित समझना होगा। पहला तो अभी आपने जो परिणाम पे जिस प्रकार से व्याख्या मेरे कांग्रेस के मित्र ने कर दी, अभी 1537 कुल सीटें हैं, उनमें से मात्र लगभग 100 सीटों के परिणाम या रुझान आए हैं। उसमें ये कह देना कि कांग्रेस को बढ़त मिल गई या कांग्रेस बहुत आगे निकल गई, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं रहेगा। साथ ही साथ जिस मुकेश जी, मेरा सवाल भाषण दिया वो अब वर्तमान के अभी तक के जो परिणाम आए हैं उसके हिसाब से, अभी तक के जो परिणाम आए, आगे तो जैसा होगा वो बदलेगा ही नहीं। वही बता रहा हूं साहब, उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जो तथ्यात्मक है। जब चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत समिति के चुनाव हो, चाहे एमएलए के चुनाव हो, चाहे एमपी के हो, आचार संहिता लगती है। ये क्या तथ्य नहीं है, ये क्या नहीं है सबके सामने कि इस आचार संहिता का कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उल्लंघन किया गया, जयपुर के एक विधायक रफीक खान के द्वारा उल्लंघन किया गया, खुद गोविंद सिंह जी डोटासरा ने तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के तबादलों की घोषणा करके उन्होंने आचार संहिता की उल्लंघन की। क्या ये झूठा आरोप है? ये आरोप नहीं है, ये आरोप हमने चुनाव आयोग को बिल्कुल तथ्यों के साथ हमने दिया है कि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। साथ ही साथ जिस प्रकार से भरतपुर में जो मंत्री हैं सुभाष जी गर्ग, उनके द्वारा जिस प्रकार से पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया, हमने तथ्यों के साथ उसकी शिकायत की है। इनके बीएसपी से आए हुए इनके विधायक जोगेंद्र जी अवाना की हमने तथ्यों के साथ शिकायत की है, हमने जाहिदा की शिकायत की है, हमने इनके और भी विधायकों की, जिस प्रकार से दिव्या मदेरणा ने वहां पर पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग किया है, वो हमने तथ्यों के साथ इनको शिकायत की है। अगर आप ये कहते हैं कि ये शिकायत करना ही गलत है, तो फिर तो चुनाव आयोग किस लिए होता है? और ये क्या फिर तो सरकार को खुली छूट दे दी जाए कि वो अपने जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से करे। जो इन्होंने किया है वो हमने परिणाम आने के बाद हम नहीं कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं हम ये बात, ये हमने कल भी कहा था, हमने परसों भी कहा था, और चुनाव चल रहे थे उस समय भी हमने कहा था कि इन्होंने ये कहा, और हमने ठीक है। चौहान साहब से इसका जवाब मैं ले लेता हूं। मुकेश जी, चौहान साहब आपको बताता हूं, आप पूरा सुनिए, आप मेरी एक बार मैं आपको कंप्लीट कर दूं, उसके बाद आप और पूछें। इन्होंने ये कहा
कि साहब ये तो सरकार के द्वारा जो काम किए, सरकार है कहाँ? सरकार कहीं बाहर ही नहीं निकली। हमारे सीएम साहब, आप हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े उससे कह रहे हैं जन नेता। अरे भाई, जन नेता तो बाहर ही नहीं आए। या तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे खड़ा होकर जो कोविड के समय में काम कर रहा था। आपने किसानों को अघोषित रूप से बिजली की कटौती कर दी। आपने क्या किसानों के लिए किया? आपने कर्जे माफी की घोषणा की। आपने आज तक कोविड की अगर बात करते हैं तो आप किस आधार पर ये कह सकते हैं? मुकेश जी, अगर कोविड की बात करते हैं तो कोविड की परिस्थितियों में आप भी तो आशीर्वाद मांगने निकल पड़ते हैं। वो चीज भी तो आप देखें सर। आरोप लगाने से पहले ये तो देखें कि आपने भी नहीं, आरोप नहीं। आज मैं देखिए, फिर मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरे कोविड के टाइम में आपने जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकाल दी, क्या जरूरत थी उसकी? खैर, आरोप नहीं होगा। ठीक है। चौहान साहब, किन मंत्रियों ने कितने कार्य किए? चौहान साहब, आरोप बहुत सारे हैं और तथ्यों के साथ ये कहना है मुकेश जी का कि हम तो तथ्य दे रहे हैं। इनके जो लगता है कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, उनके पास फिर से चलेंगे। लेकिन महिपाल जी, चौहान साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, उनके पास फिर से चलेंगे। लेकिन महिपाल जी, यही चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, कोई भी नई पार्टी आती है वो यही कहती है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा भरोसा है, उसमें हम भरोसा करते हैं, हम चीजों को बदलने आए हैं, हम सिस्टम को बदलने आए हैं, हम सब कुछ करने आए हैं। लेकिन अंत में जब वो पॉलिटिक्स में एंटर होती हैं तो वो भी उसी तरीके से हो जाती हैं जैसे सारी पार्टियां हैं, और वही आरएलपी भी हो रही है, ऐसा लग रहा है। अभिषेक जी, ये इस देश की राजनीति है, अब आप इसको क्या कहोगे ये तो मैं समझ नहीं सकता। पर इस देश की विडंबना है कि जितनी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अब सब एक दूसरे के खिलाफ हम लोग चुनाव भी लड़ते हैं और गठबंधन में भी हम लोग साथ यूनाइट होकर चुनाव लड़ते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटें होने के बाद भी पूरे देश में क्या भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा? नहीं लड़ा। कांग्रेस पार्टी भी लाइन से चुनाव लड़ती है। तो वैचारिक रूप से समझौता करना, समझौते करना यदि अब लोकतंत्र में सही है या गलत है मुझे पता नहीं, ये पर इस देश की राजनीति की विडंबना है। ये अलग विषय की बातें, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सुखदेश जी जो ये पीठ थपथपा रहे थे कोविड के नाम पे, या मुकेश जी अपनी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे थे, ये कोरोना के नाम पर अपनी पीठ थपथपाना एक ऐसी दुखती रग को टच करना है साहब, जिसके दंश को सबने झेला है। सबने, किसी ने अपनों को खोके झेला है तो किसी ने अपने रिश्तेदार और नजदीकी लोगों को खोके झेला है। और कोविड मैनेजमेंट की तारीफ करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना के मिसमैनेजमेंट की वजह से कितने लाखों लोगों की जान गई है, उसके लिए केंद्रीय सरकार भी जिम्मेदार है, उसके लिए राज्य की सरकार भी जिम्मेदार है। तो उसकी तो चर्चा हम ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं मुकेश जी को कहना चाहता हूं कि आज जो चाहे पेट्रोल डीजल के जो दाम है, चाहे गैस जो आज एक रसोई गैस जो 1000 रुपए के आसपास का सिलेंडर हो रहा है, जिस उज्ज्वला योजना के नाम पे आपने खूब वाही लूटी थी, आज वही उज्ज्वला योजना आपको आंसू रुला रही है, आम गृहिणी को आंसू रुलाने का काम करी। इस बात को ये भी जानते, तीनों काले कानूनों को लेकर पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एसडीएम सर फोड़ने का आदेश देता है। सर फोड़ के किसी को कानून समझाया जा सकता है क्या? जो सारी चीजें हो रही हैं वो प्रदेश का बुद्धिजीवी बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहा है। सुखदेश जी, अभी एक पार्टी के तौर पे ये तो मौके होते हैं ना, ये नहीं, इसी से जुड़ा मैं सवाल पूछ रहा हूं। ये तो मौके होते हैं ना विपक्ष के लिए, अब विपक्ष के तौर पे कहां जनता को ये चीज समझा ही नहीं पाए। अरे सर, ये तो आपके और मेरे कहने से नहीं होगा ना, ये तो प्रदेश की जनता देख रही है कि विपक्ष ये परिणाम मेरे कहने से नहीं होगा, आपके कहने से भी नहीं होगा। आज प्रदेश में जो परिणाम करेंगे वही होगा। जन आशीर्वाद, अरे सर एक मिनट सुनिए ना, अभिषेक जी एक मिनट सुन लीजिए ना। आज प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा के बहाने एक नया मुख्यमंत्री लॉन्च हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री को किस तरीके से दरकिनार किया हुआ है, वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष अरे सर वो उनकी पार्टी का में रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है ना। मैं ये पूछ रहा हूं, आपने जो बातें गिनाई कि हाँ यहाँ कमियां हैं, उज्ज्वला योजना हो या किसानों की बात हो, इन बातों को आप जनता को समझा कहां पाए? उनके पार्टी के अंदर वो कई सीएम लॉन्च करे, ये तो उनका विशिष्टाधिकार है। मैं विपक्ष की बात कह रहा हूं ना, तो विपक्ष तो अपने में ही उलझा बैठा है। विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है? फिर विपक्ष तो अपने में ही उलझ के बैठा है। विपक्ष तो अपने आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है।
और रही बात जिस मैनेजमेंट की और जिस विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं, तो हम सड़कों पे भी हैं, हम विधानसभा में भी हैं। अब हमारे नंबर कम है, हमारे एमएलए 3 है, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए 73 हैं, तो हम फिर भी प्रयास ये करते हैं कि मुद्दों को लेकर अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को सड़क से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में ठीक है, हमारे जितने ठीक है महिपाल जी, हैं उनके माध्यम से। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, आप सभी हमारे साथ बने रहें, लौटेंगे जल्द, चर्चा इसी पे जारी रहेगी।